नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है और यह राज्य को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में जिस किसी को भी उत्तर प्रदेश के लोगों और उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर संदेह है, वो सुल्तानपुर में आकर के उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य देख सकते हैं। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, आज वहां से होकर के कितना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इशारों ही इशारों में चुनावी तैयारियों का भी बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के अपमान का जिक्र करके प्रदेश में जातिगत वोटों के ध्रुवीकरण की भी नींव रख दी और शुरुआत कर दी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं हो रही थी। साथ ही साथ यह भी कहा कि अखिलेश यादव जैसे नेता वोट कट जाने के डर से मेरे बगल में खड़े तक नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि वो आरोपियों को कस्टडी में ले जाती है और उसके बाद वहां प्रताड़ना से उनकी मौत हो जाती है। इसी कड़ी में एक और खबर आई है। खबर कानपुर से है। वहां कल्याणपुर के माधवपुरम का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र मुंबई की एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। दिवाली पर कानपुर आया था और पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने जितेंद्र के ऊपर 20 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस 13 नवंबर को जितेंद्र को पूछताछ के लिए ले गई और उसके बाद जितेंद्र की तबीयत खराब होने की खबर उसके घर वालों को पुलिस वालों ने दी और कहा इसे घर लेकर के जाओ। जब जितेंद्र घर आया तो उसने बताया कि पुलिस ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी और उसके बाद जितेंद्र की हालत लगातार बिगड़ने लगी। फिर उसको हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई। जितेंद्र के घर वालों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अभी कहा है जितेंद्र का भाई वीरेंद्र भी 15 दिनों से गायब है और इसके लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस जिम्मेदार है। अगली खबर पंजाब से। पंजाब विधानसभा चुनावों के ठीक पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च 2020 में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए यात्रा को बंद कर दिया गया था। तभी से इस कॉरिडोर को खोलने की मांग होती रही। बीते दिनों में भी पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और गुरु पर्व के पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का अनुरोध किया था। जानकारी के लिए बता दें, करतारपुर कॉरिडोर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल रहे गुरुद्वारे दरबार साहिब की ओर जाता है, जो पाकिस्तान के गुरदासपुर जिले में बाबा नामक गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है, जो भारत के सिखों के लिए वहां जाने का एकमात्र रास्ता है। इन शॉर्ट खबरें इतनी ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर में आज बात करेंगे 7 घंटे चली शराबबंदी की समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ। उसके साथ साथ आखिर में बात करेंगे नीतीश कुमार सरकार के चौथे टर्म की जो सरकार चल रही है उसके 1 साल पूरा होने पर देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस दरमियान क्या कुछ रहा सरकार का प्रदर्शन। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शराबबंदी पर क्या कुछ हुआ जो समीक्षा बैठक हुई। तो समीक्षा बैठक 7 घंटे जो चली है वो नीतीश कुमार के 1 साल के टर्म की तरह टाइम वेस्ट रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिया गया जिससे कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ सके। बस केवल वही संकल्प दोहराया गया कि जो भी फैसले आज तक लिए गए थे, जो भी कानून बनाया गया था शराबबंदी को लेकर के, उन्हीं को सख्ती से लागू किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाला अगर उस चीज में पकड़ा जाता है, शराबबंदी के कानून को वायलेट करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और अगले 10 साल तक उस पुलिस वाले को कार्यप्रभार नहीं दिया जाएगा। और अगर सीमावर्ती इलाकों को लेकर के वही चीज दोहराई गई कि जो सीमावर्ती इलाकों के लिए पहले कानून थे शराबबंदी के, वही चीज रहेंगी, जब्त करने के लिए वही कार्यक्रम रहेंगे, बस केवल उनको और सख्ती से पालन किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि नीतीश कुमार सरकार और उसके मंत्री और उसके अधिकारी इस चीज को साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा, जितने भी 2016 के आसपास शराबबंदी लागू हुई थी, उसके बाद से लेकर के आज तक उस चीज में ढील दी जाती रही। कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार सरकार और उसके अधिकारी ढील देते रहे, जिसको अब और कड़ाई से लागू करेंगे। अब कड़ाई का मतलब क्या होता है? कड़ाई का मतलब होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो और ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, जिसका मतलब है कि वो पहले बेईमान थे
और बेईमान से एक बार जो बेईमानी कर चुका होता है, जैसे कहा जाता है एक बार शेर के मुंह जब खून लग जाए तो दोबारा से उसको आप फिर केवल उसको इंसानी खून लग गया तो फिर वो आदमखोर हो जाएगा। उसी तरह से आपका अधिकारी अगर पिछली बार घूसखोर था, पिछली बार अगर शराब को बिकने दे रहा था, अगर वो शराबबंदी कानून को वायलेट कर रहा था, तो आप महज ये कह करके कि एक बार फिर से कड़ाई से उस चीज का पालन किया जाएगा, उस चीज से हल नहीं निकलने वाला है। बाकी जो चीजें पहले थी वही चीजें अब भी रहेंगी, वही लोग अब भी काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। कुछ भी ऐसा विशेष नहीं किया गया है कि शराबबंदी को और अधिक मजबूत तरीके से इसको लागू कराया जाए और शराब से जो होने वाली तमाम मौतें हैं, जो अभी हाल फिलहाल में 50 से ज्यादा मौतों की खबर आई, पिछले एक साल में 100 से ज्यादा मौतों की खबर आई है, उन सब चीजों को लेकर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं बताया गया जिससे शराबबंदी बिहार में सफल हो सके या कही जाए कि नीतीश सरकार की एक योजना सफल रही है। उन्हीं योजनाओं की भरमार रहा है एक साल जो नीतीश कुमार का रहा है, उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। जो चौथे चरण की सरकार के एक साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तमाम अच्छे बुरे आरोपों और काम के बीच नीतीश कुमार का ये एक साल बीत गया। नीतीश कुमार के ऊपर कई आरोप लगे, उनकी कई योजनाओं को फेल बताया गया, जिसमें से प्रमुखता से शराबबंदी शामिल है। और एक बार फिर से उसी रास्ते पर शराबबंदी चलने वाली है। जो पिछला फेलियर रहा है वही संभवतः जो अभी फैसले लिए गए हैं उससे यही लगता है कि वो फेलियर कंटिन्यू रहेगा। शराबबंदी के दौरान जहरीली शराबें मिलना, नकली शराब मिलना, शराब बिकने में सत्ता पक्ष के लोगों का शामिल होना, ऐसी खबरें रूटीन हो गई हैं जिसको लेकर के नीतीश सरकार की काफी थू-थू हुई है। नल जल योजना को लेकर के भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जिसमें नीतीश सरकार पर आरोप लगा कि सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार करवा रही है। अपने करीबियों को जो सत्ता में शामिल हैं वो नल जल योजना के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका फायदा दिलवा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचारियों को शह दे रही है। उसी के साथ साथ और भी तमाम जितनी योजनाएं नीतीश कुमार के द्वारा जारी की गई उन सभी को लेकर के उन पर आरोप लगे, उन चीजों को लेकर के बात करते हैं। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार बिहार में बनाई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के चलते नीतीश कुमार को लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को कृपा की सरकार कहा। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के ऊपर एहसान करके मुख्यमंत्री बनाया है ताकि वो मनमर्जी से कुछ भी बिहार में जो करना चाहते हैं भाजपा के लोग वो कर सकें। नीतीश कुमार ने बिहार राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 7 निश्चय योजना पार्ट 1 की शुरुआत करी। अब पार्ट 2 आने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 7 निश्चय थे जो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहला आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली और नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये सारे केवल राइमिंग में अच्छे लगते हैं, जमीन पर अच्छे नहीं लगे। ये वो निश्चय हैं जिन पर नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि हम काम करेंगे। सरकार का लक्ष्य था कि इन मुद्दों पर बिहार को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अब सवाल है कि एक साल में उस चीज को लेकर के कितना काम हुआ। इस चीज को जानने और देखने के 2 तरीके, 2 पर्सपेक्टिव हैं जिससे इस चीज को देखा जाएगा। पहला ये पर्सपेक्टिव है कि आप रसूखदार हो, आप सत्ता का हिस्सा हो, आप सत्ता की तरफ इस निगाह से ना देखते हो कि वो आपके लिए कुछ करेगी। अगर आप इस वर्ग से आते हैं तो 10 में से जो भी नंबर आप देना चाहें, 5 से लेकर के 10 तक या 10 से ज्यादा नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर लाभ का हिस्सा हैं तो ऐसे नंबर दे सकते हैं। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक आम आदमी है। अगर आप एक आम आदमी हैं जो सरकार को हमेशा से इस नजर से देखता है कि सरकार अब हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, सरकार तब हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, तो आप संभवतः 0 से भी कम नंबर देना चाहेंगे। और ये मार्किंग इसलिए नहीं है कि सरकार खराब काम कर रही है। कागजों में सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं चलती रहती हैं, उसके लिए थोक का भाव का पैसा रिलीज होता रहता है। लेकिन बिहार के बारे में यहाँ के लोग एक चीज कहते हैं, यहां जब वहां से पैसा चलता है ऊपर से तो 30% के कट के साथ चलता है। आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है वो 30% का कट क्या होता है। फिर उसके बाद जितने अधिकारी, जितने नेता, जितने अस्तर आते हैं उतने कट बनते जाते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा जनता के बीच पहुंचता है उसके लिए जनता मर मिटती है। और मंच से नीतीश कुमार जी खड़े होकर के कहते हैं कि जी हमने तो बिहार को बदलने के लिए जान लगा दी है। सरकार योजनाएं 1000 तरीके की लेकर के आती है, लेकिन उसका हश्र वही होता है जो आज शराबबंदी के लिए होने वाली समीक्षा बैठक के पहले हुआ। शराबबंदी की बैठक अंदर होनी थी और जिस भवन में यह चर्चा होनी थी कि शराब से बिहार को कैसे बचाया जाए, उसी भवन के गेट के बाहर शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कागजों में बिहार बदल रहा है लेकिन जमीन पर बदहाल हो रहा है। बाकी हम आंकड़ा और गिनती नहीं बताएंगे क्योंकि वो सारा काम विपक्ष वाले नेता लोग कर ही देते हैं। जनता गिनती नहीं जानती है। जनता गिनती सिर्फ एक वक्त जान पाती है जब वो वोट देने के लिए नेताओं के द्वारा गिनी जाती है। इसके अलावा जनता को नहीं पता है कि 1000 करोड़ रुपया या 10,000 करोड़ रुपया में कितना जीरो होता है या होना चाहिए। उसको सिर्फ इतनी सी चीज से मतलब है कि उसके घर में खाना आए, उसके बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाई मिल जाए, अगर घर में बेटी है तो वो सुरक्षित घर से जाए और सुरक्षित घर को लौट आए, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको ठीक ठाक नौकरी मिल जाए जिससे उनके आगे का भविष्य चल जाए, सिक्योर हो जाए। इतनी सी चीज के साथ एक आम आदमी की जिंदगी शुरू होकर खत्म हो जाती है। इसमें आंकड़ा कहीं नहीं आता, इसमें गिनती कहीं नहीं आती, इसमें 1000 करोड़ रुपया नहीं आता। इसमें आता है तो मूलभूत आवश्यकताएं और मूर्धन्य बन चुकी बिहार राज्य की समस्याएं। इन सभी चीजों के दरमियान ही एक आम आदमी की जिंदगी घूमती रह जाती है। ताकि मुबारक हो, 1 साल सरकार का पूरा हो गया है। 1 साल जैसा तैसा रहा है, लेकिन अभी भी अपील करते हैं बिहार सरकार से और यही उम्मीद करते हैं कि जनता के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर आप चुने जाते हैं तो जनता के लिए कुछ काम करने के बारे में भी सोचा जाए। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे बहुचर्चित धारा 498A के बारे में। तो धारा 498 बात करती है एक शादीशुदा औरत को अपने पति और उसके नातेदारों रिश्तेदारों द्वारा उसके ऊपर की जाने वाली क्रूरता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में। इस धारा के तहत पुलिस थाने में FIR दर्ज की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान संहिता में बताया गया है। घर में दी गई गालियां, मारना पीटना, दहेज के लिए दिए गए ताने, रसोई घर में खाने को लेकर के दिए गए ताने, गहनों के लिए दिए गए ताने, उसके माता पिता के बारे में कही गई गंदी और बुरी बातें समेत तमाम वो बातें जो महिला के लिए सही नहीं होती हैं, घर में माहौल सही नहीं रखती हैं, उनको क्रूरता की श्रेणी में गिना जाता है। और 498A के तहत उस महिला को अधिकार है कि वो CRPC 1973 की धारा 154 के अंतर्गत केस दर्ज करवाएगी। उसके बाद 498A के तहत दोषियों पर कार्यवाही होगी। अब 498A के बारे में यही चीज बताई जाती है, लेकिन 498 यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि आम तौर पर यह अधिकार हमको देती है या अधिकार औरतों को देती है, लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग कितना होता है इस पर बहुत कम बात की जाती है। आज उसी पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर एक कमेंट पढ़ करके पता चला, जो कितना प्रमाणिक है कितना नहीं, लेकिन आंकड़ा कहीं ना कहीं सोचने लायक है। अकेले गुड़गांव में फैमिली डिस्प्यूट के 36,000 से अधिक मामले लंबित हैं। बाकी देश की हालत क्या होगी, आप एक इलाके का आंकड़ा देख करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इन पेंडिंग मामलों की वजह यह है कि इनमें से अधिकतर मामले गुस्से में आकर के दर्ज करवाए जाते हैं और उसके बाद पति और उसके परिवार वाले जेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ खास सबूत नहीं पेश कर पाते हैं। और महिला भी जिसकी तरफ से शिकायत दर्ज की जाती है वो भी कुछ खास सबूत नहीं पेश कर पाती है। लेकिन महिलाओं के प्रति समाज में बने ट्रेंड और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के एक लंबे इतिहास के आधार पर और साथ ही साथ अदालत अपनी निजी विवेचना और पूर्वाग्रह के आधार पर उन परिवार वालों और उसके पति को जमानत नहीं देती है अधिकतर मामलों में, और मामले इसी तरह से काफी लंबे समय तक अटके रह जाते हैं। और अब ये चीज आती है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आपको एक झूठे 498A के मामले में फंसाया जाता है तो आप क्या करेंगे। आमतौर पर पुलिस भी आपको यही सजेस्ट करती है कि ऐसे मामलों में पति और पत्नी को आपस में बैठ करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए। पत्नी की जो भी डिमांड हो, जितना भी उसकी मांग हो, उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। अगर आप किसी कानूनी व्यक्ति की सलाह लेंगे जिसका कानून के प्रति विश्वास होगा, तो आपको कभी भी ऐसे झूठे मामलों में सेटलमेंट के लिए नहीं कहेगा। हमेशा वो आपको एक मजबूत वकील रखने को कहेगा और सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मामला जीतने के लिए कहेगा। क्योंकि ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें पतियों ने पत्नी की प्रताड़ना के ऊपर आत्महत्या करी है, उसके बाद आत्महत्या करी है और उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इन्हीं सेटलमेंट के मामलों की तरफ। इसीलिए कभी भी सेटलमेंट की तरफ ना जाएं, बल्कि उसे कानूनी तरीके से जीतने की कोशिश करें। और खास करके 498 का जो डर हमारे इलाकों में है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ काफी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस बिना किसी वेरिफिकेशन के परिवार के लोगों और पतियों को गिरफ्तार कर लेती है
और उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिल पाता है, लगभग नामुमकिन होता है। जो देश के अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं ऐसा आसान है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल के आधार पर आप बाहर हो जाते हैं, लेकिन हमारे बेल्ट में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार खास करके ये जो है यहां पर आपको कभी भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे मामलों में हमेशा फूंक करके कदम रखना चाहिए। हर छोटी चीज आपके लिए सबूत हो सकती है और आपको एक झूठे केस में प्रताड़ित होने से बचा सकती है। इसलिए 498A से डरने की बात नहीं है, बल्कि कानूनी तरीके से उसको टैकल करने की चीज होती है। आज के कानून में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत ओशो की तरफ से है। वो कहते हैं कि आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी दुनिया को प्रेम की बहुत जरूरत है। नफरत और तमाम चीजों के इस दौर में प्रेम ही वो चीज है जो इस दुनिया को बचा सकता है। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ साझा करें। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश। शुक्रिया।